अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान शाहिद है। सबसे पहले तो मैं हमज़ा भाई को क्या कहते हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं दूसरों को गाइड कर सकूँ। तो आज की वीडियो ये है कि जो नेक्स्ट आ रही है जनरेशन, जो नेक्स्ट रिपीटर्स हैं या फिर फ्रेशर्स हैं जो MBBS में जाना चाहते हैं, वीडियो उनकी गाइडेंस के लिए है। तो मैं पहले आपको अपना बताता हूँ। मैंने अपनी मैट्रिक जो है वो दारुल हकीम स्कूल से की है और मेरे 1068 मार्क्स है। उसके बाद FSC मैंने GCU से की है और 1098 मार्क्स से। और जो अपना MD कैट है वो किप्स एकेडमी से दिया है और मेरे 183 मार्क्स आउट ऑफ 210। और मैं फ्रेशर ही था, फर्स्ट टाइम में मेरा KEMU में हो गया और मेरा जो रोल नंबर वहाँ पे बना वो 168 है। सबसे पहले मैं FSC वालों को गाइड करना चाहता हूँ कि आप लोग अभी FSC पे फोकस करें, MD कैट की तरफ ध्यान ना दें, उसकी तरफ ना जाएं। अगर आप FSC पे ही फोकस नहीं करेंगे, आपके अच्छे मार्क्स ना आए तो MD कैट में आप बेशक टॉप भी कर लें, FSC में वहाँ से उतनी मार्क्स कम हुए तो आपका इतना फ़ायदा नहीं, आपका कहीं भी ना हुआ फिर। तो इसलिए आपको मैं पहले यही टिप दूंगा कि आप FSC पे फोकस करें उसको, लेकिन रट्टा ना मारें। रट्टा मारेंगे तो ये है कि आपको दोबारा वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से तैयार करना पड़ेगा MD कैट में, और MD कैट में इतना टाइम नहीं होता। MD कैट में सबसे ज़्यादा एक अच्छी चीज़ ये होती है कि आपको सेकंड ईयर इतनी आसानी से याद होती है, आपको पहले ही सारा कुछ याद हो तो आपको सेकंड ईयर पर ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा। जो पीछे रह गया बाकी मटीरियल उस पर फोकस कर सकते हैं आप। तो इसको आप FSC को कॉन्सेप्ट के साथ लेके चलें, ज़्यादा उसको रट्टा ना मारें, जहाँ कहीं आपको लगे ज़रूरत वहाँ पे कर लें, लेकिन कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखें, उनको भूलना नहीं है। फिर ये कि FSC हो गई है, इसके बाद आप MD कैट की तरफ आएँ, उससे पहले उस पर इतना गौर ना करें, उस साथ लेके ना चलें, ठीक है। अब मैं अपना MD कैट का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। उसमें सबसे पहले तो ये है कि मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मैंने किप्स से तैयारी की है। अब किप्स से जाने की कोई ख़ास वजह तो नहीं थी, यही थी कि ज़्यादा स्टूडेंट्स क्योंकि पहले किप्स में ही जाते थे तो हम किप्स में ही चले गए। पहले मेरी सिस्टर हैं वो अल्लामा इकबाल में हैं तो उन्होंने पहले किप्स से ही MD कैट की तैयारी की थी। लेकिन मैंने बाकी स्टूडेंट्स मेरे और दोस्त वगैरह स्टार्स अकेडमी में भी गए हैं जो स्टेप से भी उन्होंने की है तैयारी। तो उनसे बात करके भी यही पता चला कि पढ़ाने का मेथड ऑलमोस्ट सेम ही है। भी दोस्तों के एडमिशन हुए हैं, ऐसी बात नहीं कि किप्स वालों के एडमिशन होते हैं। पढ़ना आपने अपना है, आपको बस इतना है कि टीचर्स अच्छे मिलें और आपने अपनी रूटीन सही सेट कर लें। आप सही मेहनत करेंगे तो आपका हो जाएगा, बेशक आप स्टेप्स के हों, बेशक आप स्टार्स के हों, बेशक आप किप्स के हों। तो MD कैट का जो सिलेबस के बारे में है वो मैं ये कहना चाहूँगा कि सिलेबस आपको जाहिर बात है हर साल न्यू सिलेबस होता है। हमारी बारी स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंट भी था। तो उसके अंदर ये है कि आपको अकेडमी में जो पढ़ाया जाएगा वो आपने अपने रजिस्टर पे नोट करना है, हर बात नोट करनी है, हर पॉइंट नोट करना है, कोई मिस नहीं करनी चीज़। आप कोशिश करेंगे उस दिन MD कैट के तकरीबन मेरे ख्याल 2 महीने आपको मिलेंगे तैयारी के, उसमें कोई छुट्टी ना करें। उसको आप कह लें जिस तरह कहते हैं ना अंडरग्राउंड होकर पढ़ना है, उस तरह पढ़ें, कहीं भी ना जाएँ, घर वालों से दूर हो जाएँ, बेशक उनके साथ भी कहीं फंक्शन वगैरह पे ना जाएँ। सारा दिन आपका हर दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन भी आप छोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, आप अपनी रूटीन से बहुत पीछे आ जाते हैं और वो आपको बाद में इकट्ठा होता जाता है, वो आप नहीं कर सकेंगे। इसलिए रोज़ का काम रोज़ करें, ठीक है। अच्छा, मेरी जो रूटीन थी वो ये थी कि मेरे सुबह टाइम का सेशन था। सुबह फजर के टाइम तकरीबन हम जाते थे और 10 बजे 10:30 बजे वापस आते थे। इस दौरान क्या कहते हैं घंटे का लेक्चर होता था तकरीबन। वापस आके आप अपना थोड़ा सा रेस्ट करें, बाद में पढ़ना शुरू कर दें। फिर पढ़ना पहले ये करें कि जो आपको पढ़ाया गया पहले तो वो रिवाइज़ करें, जो आपने नोट किया है रजिस्टर पे आप पहले वो चेक करें, उसको रिवाइज़ करें। आपको जो नोट्स मिले हुए हैं आप उसके साथ उसको चेक करेंगे, कोई पॉइंट आगे पीछे ना हो, क्योंकि अक्सर होता है टीचर ने किसी और बुक से पढ़ा रहा है तो किसी और मटीरियल से पढ़ा रहा था, उसमें इंफॉर्मेशन चेंज होती है। जो आप नोट्स में लिखते हैं उसमें हल्की सी इंफॉर्मेशन चेंज होती है, फ़र्क होता है हर बोर्ड से, क्योंकि हर बोर्ड से आपका सिलेबस आना है, हर मटीरियल में कुछ फ़र्क होता है। मोस्ट चीज़ें सेम होगी, कॉन्सेप्ट सेम ही होगा, लेकिन ना कोई जो 19-20 का फ़र्क होता है। आपके क्या कहते हैं फैक्ट्स में थोड़ा सा फ़र्क होता है, थोड़ी क्वांटिटीज़ वगैरह जो होती हैं उसमें फ़र्क होता है। आपके एग्जांपल जो होती हैं साइंटिफिक नेम उसमें काफ़ी फ़र्क होता है, वहाँ और लिखी होती हैं और वहाँ और लिखी होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एक जगह गलत लिखी हुई है, इसका मतलब है उन्होंने एग्जांपल्स और इस्तेमाल किए, लेकिन वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको एग्जांपल जब वो आएगी MCQs में तब आपको तो नहीं पता होगा आपको किस बुक से आई है, आपने पढ़ा होगा तो आपको कुछ याद आएगा। तो आपने हर बोर्ड को टैकल करना है। सबसे पहले ये आपको टिप दूँगा कि आपका जो अपना बोर्ड है उसको तो आप फुल कवर करें, उसको कहीं से भी ना छोड़ें। एक लाइन आपको याद होनी चाहिए, और याद से मतलब ये नहीं है कि रट्टा हो, उसको आपको क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट हो, समझ गए। लेकिन आपको कोई पॉइंट उसमें से भूलना नहीं चाहिए। उसके बाद आप आएँ फेडरल बोर्ड पे। फेडरल बोर्ड क्योंकि ऐसा है कि उसमें से हर साल पहले फेडरल बोर्ड में से बहुत MCQs आते हैं। ये अकेडमीज़ वाले भी आपको बताएंगे कि फेडरल बोर्ड तो लाजमी करना है, वो भी नहीं छोड़ना। उसमें से हर पॉइंट तो ना करें, उसमें मोस्टली चीज़ें सेम होंगी, उसमें से आप
थोड़े से सरसरी नज़र से देखें कि कौन सी चीज़ डिफरेंट लगी है, कौन सा टॉपिक है इसमें है जो मेरे बोर्ड में नहीं है। आप उसको देखें, उसको पढ़ें अच्छी तरह। ये चीज़ें आपने देखनी है। अच्छा, आपने हम डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट जगह से पढ़ लिया, तो आप ना साथ एक जगह पे लिखते रहें कि कौन सा टॉपिक आपने कहाँ से तैयार किया, उसके अंदर और कहाँ से इंफॉर्मेशन लिया। आप वो सारी इंफॉर्मेशन ना लिखें, बहुत टाइम लगेगा। मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि अक्सर लोग कहते हैं कि आपको कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिली है वो आप अपने नोट्स बनाते जाएँ, लिखते जाएँ सारा। मेरा नहीं ख्याल कि आपके पास इतना टाइम होगा कि आप अपने नोट्स भी बनाने लग जाएँ, हर जगह से पढ़ें भी, उसको लिखें भी। आप बस लिख लिया करें अपने पास कि आपने ये चीज़ इसके अलावा कहाँ से तैयार की है। मेरा ख्याल है ये आपको याद होगा तो आपने दोबारा खोल के आपको पता होगा कि आपने ये पहले कहाँ से इन्फॉर्मेशन देखी थी, आप आराम से वहाँ से देख सकते हो। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा था कि इस तरह मैंने किया है कि हर चीज़ का मैंने लिख लिया था कि ये चीज़ मैंने यहाँ से भी तैयार की है, इसके अलावा ये चीज़ यहाँ इंफॉर्मेशन है वहाँ से भी मैंने देखना है, फेडरल से देखना है, उस बोर्ड से देखना है। इसके अलावा आपको सब्जेक्ट पे अगर मैं आऊँ तो सबसे पहले बायो की बात करें तो बायो में ये है कि आपको मोस्टली 9, 10 और FSC का ही सारा आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पहले ही तैयार हैं तो वो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। बाकी उसमें जो टर्म्स हैं वो आपको याद रखनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, न्यू होंगी, जो आपने पहले नहीं पढ़ी होंगी, वो हल्की सी डिफरेंट होंगी, दूसरे बोर्ड में है आपके में नहीं है, इसलिए आपने पहले नहीं पढ़ी। बस उसको आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे, साथ साथ वो हो जाएगा। बायो इतनी मुश्किल नहीं है। इसमें बायो का आपको कॉन्सेप्ट आते हो तो आप आराम से कर लेंगे। बाकी प्रैक्टिस करें, आप अपने नोट्स मिले होंगे आपको MCQs के, वो भी करें, पास्ट पेपर्स देखें वो करें। इंटरनेट पे आपको बहुत से मिल जाएंगे MCQs आपके पास कहीं नहीं ख़त्म होने लगी, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। टाइम आपका ख़त्म हो जाएगा, MCQs नहीं ख़त्म होंगे। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना आप ज़्यादा आसानी से जल्दी कर सकेंगे। बायो के मेरे ख्याल है बायो का आपका क्योंकि पोर्शन ज़्यादा होता है, उसमें से आपको टाइम बचाना चाहिए बहुत। अब वो डिपेंड करता है आपकी बारी कितना पोर्शन आता है, उस हिसाब से आप उतना टाइम सेव करें। लेकिन बायो के ये बायो में 10 से 15 सेकंड लगते हैं कि MCQs को देख के करने में। कोई मुश्किल हो जाए तो आधा मिनट, बहुत ही मुश्किल हो आपको समझ ही ना लग रही हो 1 मिनट पूरा उस पर लग जाएगा। फिजिक्स में है तो आपको सबसे ज़्यादा पता है जो उसमें इंपॉर्टेंस है वो न्यूमेरिकल्स की है। न्यूमेरिकल जब आप FSC में करते थे तो आपको मिलते थे 10 मिनट एक के लिए, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 1 मिनट मिलना है। यहाँ पे न्यूमेरिकल्स के टैकल करने का तरीका भी डिफरेंट है। न्यूमेरिकल्स हैं भी बहुत तरह के डिफरेंट, आपसे पूछा कुछ जा रहा होता है और आपको पढ़ के कुछ समझ लग रही होती है, तो आपने बहुत ज़्यादा फोकस फिज़िक्स में न्यूमेरिकल पे ही करना है। न्यूमेरिकल्स अगर आपको ना आए तो आप समझ लें आपका फ़िज़िक्स का सारा पोर्शन फजूल जाना, उसके बगैर आप फिज़िक्स नहीं उसमें मार्क्स ले सकेंगे। न्यूमेरिकल्स पे फोकस करें, न्यूमेरिकल्स में प्रैक्टिस करें। केमिस्ट्री में है तो केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो लोगों को मुश्किल लगती है वो ऑर्गेनिक है। पर्सनली मेरे लिए ऑर्गेनिक इतनी नहीं थी मुश्किल, क्योंकि FSC में अच्छी तैयार की थी। FSC में अगर आपने भी अच्छी तैयार की होगी तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। वो हल्का से कॉन्सेप्ट तैयार किए होते हैं, वही उनको ही डिफरेंट तरीके से पूछा जा रहा होता है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं होती। थोड़ा सा आप पढ़ के आपको समझ आती हो तो आप वो कर लेंगे आराम से। इनऑर्गेनिक में थोड़ा प्रॉब्लम होती है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी चीज़ें रटी हैं, वहाँ कॉन्सेप्ट वाली ज़्यादा बात तो नहीं है मेरे ख्याल में। वहाँ आपको रटे से ही थोड़ा बहुत काम चलेगा, थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट होगा और कुछ रटा होगा, क्योंकि आपको ये पता होगा कि इस रिएक्शन से क्या बनता है, तो तभी आप वो कर सकेंगे। उसमें है भी वो ऑर्गेनिक तो नहीं है कि आप कॉन्सेप्ट से कर सकेंगे इस रिएक्शन में क्या बनेगा। उन्हें ऑर्गेनिक में फिर आपको थोड़ा सा रटा चलेगा। इंग्लिश की तरफ आए तो इंग्लिश आपको होता है 20 मार्क्स की होती है, वो इजी होगी। आपने बस टेंस वगैरह तैयार की हो, ग्रामर तैयार की हो, आपको आती हो थोड़ी बहुत ही, तो आप आराम से कर सकेंगे। आपको पढ़ के अगर MCQs पता चल जाते हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं है। तकरीबन 15 MCQs तो इतने आसान होंगे कि आप पढ़ के आराम से उनको समझ आपको लग जाएगी कि यार ये ऐसे है, ये नहीं है, ये गलत है इसमें से। तो बाकी 5 आपने थोड़ी बहुत ही तैयारी की होगी वो होगी। अब लॉजिकल रीजनिंग जो है, लॉजिकल रीजनिंग भी मुश्किल नहीं है, आसान है। वो आप उन पर थोड़ी सी प्रैक्टिस की होगी क्योंकि आपके लिए न्यू सब्जेक्ट है। आपने वो क्या कहते हैं हर अकेडमीज़ वाले करवा रहे हैं, आपके पास नोट्स होंगे, आप वो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहें साथ साथ। वो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होगा मेरे ख्याल, आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस की हो तो आपके लिए इनफ होगा।